फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट मास्टर क्लास फॉर न्यू इन्वेस्टर्स सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो मैंने लास्ट वीक पब्लिश किया था। इस वीडियो में मैंने बताया था न्यू इन्वेस्टर्स अपना पहला इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और किन फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम इन्वेस्टमेंट करने के दौरान करते हैं, और अगर हम इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करें तो हमारा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा आएगा। ये तीनों ही कॉमन मिस्टेक्स इंटर रिलेटेड हैं, तो आप इन तीनों ही कॉमन मिस्टेक्स को अच्छी तरह से समझ लें और आप ये इंश्योर करें कि आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में ये 3 कॉमन मिस्टेक्स कमिट ना करें। इन्वेस्टमेंट करने के दौरान जो सबसे बड़ा मिस्टेक हम करते हैं वो मिस्टेक है हम अपना रिस्क प्रोफाइल अच्छी तरह से जाने बिना ही अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। खुद के रिस्क प्रोफाइल को जानने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानना होगा। लाइक जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना होगा। लाइक आप किन गोल्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग या चिल्ड्रन एजुकेशन, या फिर अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो ये आपके गोल्स हो सकते हैं। जब भी आप अपना गोल डिसाइड करें तो आप उसके साथ ही ये भी डिसाइड करें कि वो गोल आप कितने सालों में पूरा करना चाहते हैं और उस गोल के लिए आपको रफली कितने पैसे की ज़रूरत होगी। सपोज आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप 10 इयर्स के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो इस केस में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स होगा। नाउ गोल्स और टाइम होराइजन डिसाइड करने के बाद आपको अपना रिस्क एपेटाइट चेक करना पड़ेगा। रिस्क एपेटाइट मीन्स किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो। सपोज आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका 100 रुपीज़ 80 या 90 रुपीज़ बने, और शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन आपका 100 रुपीज़ 70-80 रुपीज़ हो जाता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो कि नहीं चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो, तो इन दैट केस इवन इफ आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10-20 ईयर्स है तब भी आपको इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फिक्स्ड इनकम लाइक एफडी या डेट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिना अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक किए हुए हाई रिटर्न्स के लिए इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा। और जब भी इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएटली अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। सो इस अननेसेसरी लॉस से बचने के लिए आप पहले अपना रिस्क प्रोफाइल करें, और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है तभी आप इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो हेंसफोर्थ किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर डिसाइड करें। नाउ सेकंड कॉमन मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है रिस्की कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना। जनरली न्यू इन्वेस्टर्स तब अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं जब मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा होता है, और उस समय वो उन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। जब भी मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहा होता है उस समय मोस्टली रिस्की कैटेगरी के फंड्स का रिटर्न्स ज़्यादा होता है। दैट्स वाई अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो आपको रिस्की कैटेगरीज लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टर फंड्स का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स। यहाँ पे मैंने सेक्टर फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स एंड लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न शो किया है। सेक्टर फंड्स में मैंने 2 आईटी फंड्स लिया है, आईसीआईसीआई अप्रूव्ड टेक फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड्स लिया है, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। लार्ज कैप में मैंने 2 फंड्स लिया है, एक्सिस ब्लू चिप एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो टेक फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स। तो जब भी कोई इन्वेस्टर लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो नेचुरली वो आईटी एंड स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा। इन फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण जो मार्केट में ह्यूज करेक्शन आया था उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा रैली आया है। और जब भी मार्केट में काफ़ी अच्छा रैली आता है तो उस समय रिस्की कैटेगरीज लाइक सेक्टर फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स। ना हमें ये समझना होगा कि क्या हम इन फंड्स से इस तरह का रिटर्न्स हमेशा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये समझने के लिए हम इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे कोरोना पेंडेमिक में जो मेजर करेक्शन आया था उससे पहले के टाइम पीरियड का। सो हम इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2019। उस समय अगर आप इन सेक्टर फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न्स देखें तो वो काफ़ी कम था, जबकि लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न्स रिलेटिवली काफ़ी अच्छा था।
नाउ हम इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे। कोरोना पेंडेमिक में जो मार्केट करेक्शन आया उस दौरान इन फंड्स का रिटर्न कैसा था। यहाँ पे मैंने इन फंड्स का रिटर्न लिया है एज ऑन 31 मार्च 2020। लास्ट ईयर मार्च में बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इंडिया में लॉकडाउन हुआ था और स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था। तो उस समय सेक्टर फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स में काफी बड़ा करेक्शन आया था, जबकि रिलेटिवली लार्ज कैप फंड्स में करेक्शन कम हुआ था। इन डिटेल से हमें यह पता चलता है कि अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको सेक्टर फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप काफी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जब भी मार्केट में मेजर करेक्शन आता है तो लार्ज कैप फंड्स में करेक्शन कम आता है, और जब भी मार्केट रिकवर करता है तो लार्ज कैप सबसे पहले रिकवर करता है। जब भी मार्केट में रैली आता है उस समय सेक्टर फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी ज्यादा आता है, लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो इन फंड्स में भी मेजर करेक्शन आएगा। करंटली अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, और जब भी स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन काफी ज्यादा होता है तो उसमें करेक्शंस जरूर आते हैं। दैट्स व्हाई इन दिस मार्केट कंडीशंस आपको सेक्टर फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। आपको मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड्स में करना चाहिए, और अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप का थोड़ा एक्सपोजर चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर के ह्यूज रिटर्न्स को देखकर आप इन रिस्की फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट काफी कम हो सकता है। काफी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इस लॉस को देखकर और फ्यूचर में होने वाले लॉस को अवॉइड करने के लिए अपना म्यूचुअल फंड स्कीम इमीडिएटली बेच देते हैं। सो अगेन इस अननेसेसरी लॉस से बचने के लिए आपको रिस्की कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नाउ हमारा थर्ड कॉमन मिस्टेक है हमारा ये सोचना कि हमें हाई रिटर्न्स के लिए लो एनएवी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एसेट होता है उसके टोटल इन्वेस्टमेंट का क्यूमुलेटिव मार्केट वैल्यू, जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम का लायबिलिटीज होता है उसका एक्सपेंसेस लाइक स्टाफ सैलरीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनएवी के आधार पर बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे मैंने फ्लेक्सी कैप के टॉप 3 फंड्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान्स का एनएवी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान का एनएवी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। तो अगर आपको लगता है कि लो एनएवी के फंड्स ज़्यादा अच्छा होते हैं तो नेचुरली आप इन फंड्स के रेगुलर प्लान्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नाउ इन डायरेक्ट प्लान्स का एनएवी ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान्स, ये समझने के लिए हम एनएवी का फॉर्मूला चेक करेंगे। इन स्कीम्स का टोटल एसेट दैट इज करंट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन रेगुलर प्लान्स का लायबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान्स। ये लायबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि रेगुलर प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान्स। हम इसे एक एग्जांपल से और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स 10 लिया है और सिंप्लिसिटी के लिए इस फंड का एसेट 100 रुपीज लिया है। डायरेक्ट प्लान का लायबिलिटी मैंने लिया है 10 रुपीज और रेगुलर प्लान का लायबिलिटी लिया है 11 रुपीज। रेगुलर प्लान का लायबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान, क्योंकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। तो अगर आप इन दोनों ही फंड्स का एनएवी कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट प्लान का एनएवी आएगा 9 एंड रेगुलर प्लान का एनएवी आएगा 8.9। पुराने फंड्स या वैसे फंड्स जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स अच्छा रहा है उनका एनएवी रिलेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई फंड पुराना है और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है तो नेचुरली उसका एसेट ज्यादा होगा। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फंड्स लिया है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एंड LIC MF फ्लेक्सी कैप फंड। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था मई 92 में, जबकि LIC फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था अप्रैल 93 में। अगर आप इन दोनों फंड्स का एनएवी देखें तो दोनों के फंड्स के एनएवी में काफी बड़ा डिफरेंस है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप का एनएवी है अबाउट 234, जबकि LIC फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी है अबाउट 61। इन दोनों ही फंड्स के लॉन्च डेट में सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस है, लेकिन इनके एनएवी में काफी बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको इन फंड्स के AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और इन फंड्स के रिटर्न्स को चेक करना पड़ेगा। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है अबाउट 20,000 करोड़, जबकि LIC फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है अबाउट 390 करोड़। तो यहाँ पे यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का AUM काफी बड़ा है, दैट मीन्स इसका एसेट भी काफी बड़ा है। रिटर्न वाइज ऑल्सो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स, जबकि LIC फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है।
सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज रिटर्न्स यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का ईयूएम का ग्रोथ भी रिलेटिवली ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू एलआईसी फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि जब भी किसी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी पैसा इन टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट होता है वो बिकॉज ऑफ ह्यूज रिटर्न्स काफी तेजी से बढ़ता है, एंड हेंस इन फंड्स का ईयूएम दैट इज टोटल एसेट भी काफी तेजी से बढ़ता है। सो ओवरऑल वी कैन से जब भी आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो एनएवी पे आप ध्यान नहीं दें, आप उन फंड्स के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, उनके फंड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड, उन फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और उन फंड्स के करंट स्टॉक पोर्टफोलियो को ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। हमने म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज पे अपना वीडियो पब्लिश किया है, इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।